स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हमने लास्ट क्लास में जूलॉजी को स्टार्ट किया था, पढ़ा आप सबने? जूलॉजी स्टार्ट की थी, इसके अंदर हमने मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र जो है लेसन नंबर 24 24वां लेसन है अपना, वो स्टार्ट किया था। और उसके अंदर हमने सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट किया था ब्लड। अगर कोई बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले वो क्लास देखिए, ताकि ये जो आगे उससे चल रहा है वो समझ में आए आपको। तो ब्लड हमने स्टार्ट किया था, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, क्या क्या घटक होते हैं ब्लड में। मेनली हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा उसका क्या बनाती है, तरल भाग बनाती है, और रक्त कणिकाएं क्या बनाती है, ब्लड का ठोस, ठीक है, सॉलिड पार्ट बनाती है। ठीक है, फिर प्लाज्मा को हमने पढ़ लिया था। रक्त कणिका के अंदर तीन प्रकार की रक्त कणिका होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। और अगर टाइम मिल गया, टाइम बच गया तो अपना जो रक्त है उसके भी रक्त के जो कार्य है, फंक्शन है, वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आज का टॉपिक है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिका, देखिए इसके बहुत सारे नाम है। ठीक है, अभी एक एक करके पढ़ेंगे हम क्या क्या नाम है, क्यों बोलते हैं उनको। श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, श्वेताणु भी बोलते हैं इसे। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। और क्या इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। 1 मिनट, मार्कर काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लेते हैं। हाँ, तो और क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसे कि डब्ल्यूबीसी जो है इसको क्या कहा जाता है? शरीर की सैनिक कणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर की सैनिक कणिका कहा जाता है। अच्छा, अब जब इसके फंक्शन पढ़ेंगे ना हम, सैनिक कणिका क्यों कहा जाता है, तो थोड़ा सा मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सैनिक कणिका, सैनिक कौन है? जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये किसकी रक्षा करती है? हमारी बॉडी की रक्षा करती है। बाहर से जितने भी विषाणु हो, प्रोटोजोआ हो, कोई रोग कारक हो, रोग कारक बोल देते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, रोग कारक अगर हमारे शरीर में आते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कणिकाएं क्या करती है, उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, अब हमारी जो है रोगों से सुरक्षा कर रही है ये। ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? शरीर की सैनिक कणिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? शरीर की सैनिक कणिका भी कहा जाएगा। इसकी खोज की अगर मैं बात करूं, इसकी खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम एडिसन। क्या नाम है? विलियम एडिसन। आउट ऑफ कोर्स है ये, विलियम एडिसन। इन्होंने सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की खोज की। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की खोजकर्ता कौन है? विलियम एडिसन है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है, ध्यान रखिएगा। कल हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ा। आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी को आज पढ़ ही रहे हैं, प्लेटलेट्स भी हो जाएगी अपनी। तो हमने ये कहा था कि जो आरबीसी होती है ना, वो क्या होती है? संख्या में ज्यादा होती है। ब्लड के अंदर इन तीनों में से संख्या में अगर सबसे ज्यादा होती है तो वो होती है अपनी आरबीसी। संख्या में क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन साइज क्या होती है इनकी? छोटी होती है। संख्या में बहुत ज्यादा होगी, साइज छोटी होगी। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, वो हमारी रक्त की सबसे बड़ी कणिका या सबसे बड़ी कोशिका कह लीजिए आप, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कणिका या सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। ध्यान रखिएगा, सब संख्या में ज्यादा कौन है? आरबीसी, लेकिन साइज में सबसे बड़ी कौन है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आवर्णी कोशिका भी कहा जाता है इसे। आवर्णी कोशिका क्यों कहा जाता है भाई? लास्ट क्लास में देखो अपन है ना, कंपेयर करके पढ़ेंगे तभी आपको याद होंगे। ठीक है, आरबीसी जब हमने पढ़ा तो आरबीसी में हमने क्या देखा कि इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्या काम करता है? दो काम होते हैं इसके हीमोग्लोबिन के मेनली। एक तो ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में, शरीर के भागों तक पहुंचाना, जो कि आरबीसी में होता है। ठीक है, दूसरा क्या काम करता है ये? ब्लड को या फिर आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है।
आरबीसी का लाल रंग भी इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और क्योंकि आरबीसी सर्वाधिक संख्या में हमारे ब्लड में होती है, इसलिए हमारे ब्लड का कलर भी कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है जी, तो लाल रंग देता है, और और क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन जब इससे हीमोग्लोबिन से मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और पूरे शरीर को वो पहुंचाएगा। अब हमने बात की कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अवर्णीय कोशिका होती है। अवर्णी, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग देना, मतलब कोई भी रंग नहीं होता इसका, रंगहीन कोशिका होती है। अवर्णीय कोशिका क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, या कोई और आप वर्णक ले लो, कोई और रंजक ले लो, वो नहीं होता है। इस वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, होता ही नहीं है, श्वेत होता है, सफेद, और सफेद को तो कोई कलर होता नहीं है, तो ये कैसी होती है, अवर्णीय होती है। और इसी वजह से, क्योंकि ये सफेद होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको श्वेत रक्त कणिका या श्वेताणु कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रक। इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, इनमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित था, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, डब्ल्यूबीसी में क्या होगा, केंद्रक उपस्थित होगा। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है, क्या केंद्रक क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, मतलब हम केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग, तो मतलब इनमें दिमाग है। ठीक है, इंटेलिजेंट कोशिकाएं हैं ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं निर्माण। देखिए कोई भी अपने रक्त कणिका ले लो, आप आरबीसी ले लो, डब्ल्यूबीसी ले लो, प्लेटलेट्स ले लो, इनका जो निर्माण होगा ना वो होगा लाल अस्थि मज्जा के अंदर ही। जो लाल अस्थि मज्जा होता है अपना, उसी के अंदर किसका निर्माण होता है, तीनों कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, लाल अस्थि मज्जा में, इसके साथ साथ और कहाँ होता है, लसिका उत्तक के अंदर इसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा और लसिका उत्तक दोनों में किसका निर्माण हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो रहा है। चलिए जी, ठीक है, अब हम देख लेते हैं जीवन काल। इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, जीवन काल कितना होता है इनका, 4 से 5 दिन का होता है, 4 से 5 दिन का, या फिर हम कह सकते हैं 1 सप्ताह का। ये ज्यादा से ज्यादा कितने दिन जीवित रहती है, या तो 4 से 5 दिन, या फिर इनका 1 सप्ताह का दिन होता है। 1 सप्ताह का जो है इनका जीवन काल होता है। अब जीवन काल मैंने बताया था, जीवन काल क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, जन्म से कोई जीव जो है वो जन्म लेता है, फिर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ठीक है, तो इनका जीवन काल क्या हो जाता है, 4 से 5 दिन या 1 सप्ताह का हो जाता है। अरे हम इसके आकार को तो भूल ही गए, आकार निश्चित अनिश्चित, उसको थोड़ा सा समझाना है मुझे, इसीलिए अब मैं समझा देती हूँ उसको। देखिए इसका आकार मैं भूली नहीं हूँ, समझाना है बाकी है अभी। इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, इनका आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। हमने आरबीसी पढ़ा था, तब हमने देखा था कि उसका जो आकार होता है ना वो कैसा होता है, कैसा होता है, दोनों तरफ से अवतल होता है। ठीक है, दो उभय अवतल जिसे बोलते हैं अपन, बाइकॉनकेव कहते हैं, दोनों तरफ से अवतल होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो आकार होता है ना वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आकार कैसा होगा, अनिश्चित, अनियमित, कुछ भी कह लो, मतलब कोई भी आकार हो सकता है। लेकिन ये कहा जाता है कि इनका आकार जो होता है, लेकिन क्या वैसे कहा जाता है कि आकार जो होता है इनका अमीबा की तरह होता है, अमीबा की तरह इनका आकार होता है। अब अमीबा क्या है, सब जानते हैं अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इस पृथ्वी पर 2 टाइप के जीव होते हैं, कोशिका की संख्या के आधार पर 2 टाइप के जीव होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव, और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि जो केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है, उसमें किसी प्रकार के उत्तक नहीं होंगे, क्योंकि उत्तक किससे बनते हैं, कोशिका से बनते हैं। उसमें अंग नहीं होंगे, अंग तंत्र नहीं होंगे, पूरा पूरा बॉडी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक सेल होती है, एक कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिका ही होती है। और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर क्या होता है, शरीर जो होता है ना, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। भले वो एक ले लो, लाखों ले लो, करोड़ों ले लो, कितनी भी कोशिकाएं हो सकती है। अगर कोशिकाएं ज्यादा है इसका मतलब उसमें उत्तक होंगे, उत्तक भी हो सकते हैं, वो उत्तक स्तर का भी हो सकता है, अंग स्तर का भी हो सकता है, अंग तंत्र स्तर का भी हो सकता है, और पूरा का पूरा उसके अंदर बॉडी भी हो सकती है। बॉडी तो खैर होगी, अंग तंत्र हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब हम कह रहे हैं कि इनका जो आकार होता है वो अमीबा की तरह होता है। अमीबा क्या करता है, एक कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है,
एक कोशिकीय जीव मतलब उसमें कोई प्रकार के ऑर्गन्स नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंग तंत्र नहीं है, उत्तक नहीं है, टिश्यू नहीं है, ठीक है। मतलब एक कोशिका है, यानी कि ये एक कोशिका जो आकृति होगी ना, तो इसमें हड्डियां हैं, हड्डियां क्या करती है, हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, मांसपेशियां वगैरह सब कुछ होती है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी कोशिका की आकृति कैसी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। अमीबा तो हमेशा अपने आकार को बदलता रहता है, आकृति को बदलता रहता है, तो इनका भी जो आकार होगा वो अमीबा की तरह हो सकता है। अमीबा का मतलब अनिश्चित, क्योंकि इसका भी कोई निश्चित आकृति नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वयस्क मनुष्य होता है, एक वयस्क मनुष्य जो होता है उनमें इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 7000 प्रति घन मिलीमीटर, 7000 प्रति घन मिलीमीटर। देखिए सबसे अधिक जो संख्या हमने बात की, सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, सबसे अधिक संख्या होती है अपनी आरबीसी की, आरबीसी की होती है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स की सबसे इससे कम होती है, और सबसे कम किसकी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की होती है, ठीक है। ये होती है मिलियन में, मतलब मिलियन में, प्लेटलेट्स होती है अपने लाखों में, लेख, और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो अपने 1000 में, यानी 1000 के अंदर होती है, ठीक है। तो सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी, फिर उससे ज्यादा होती है प्लेटलेट्स, और उससे ज्यादा होती है अपनी आरबीसी। तो इनकी जो संख्या होगी एक वयस्क मनुष्य में कुल मिला के कितनी होगी, 1000 के अंदर होगी ना, तो 1000 में कितनी होती है, 7000, कितनी होती है, 7000 प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 7000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या जो होगी 7000 होगी। एक घन मिलीमीटर में इनकी संख्या कितनी होगी, 7000, ठीक है। तो ये 7000 में इनकी संख्या होती है। अब हम देखते हैं इसका अनुपात, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है। आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी के साथ साथ मैं प्लेटलेट्स का भी आपको अनुपात बता देती हूँ। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी का अनुपात कितना होता है 600, डब्ल्यूबीसी का 1, और जो प्लेटलेट्स होती है उनका अनुपात होता है अपने 40, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक तो आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है, तो 600:1, और प्लेटलेट्स का भी याद रख लेना 40, ठीक है। 600, डब्ल्यूबीसी 1, प्लेटलेट्स 40, ये इनका अनुपात होता है। तो ये तो हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की है, किसकी, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है, इनका आकार, आकृति, जीवन काल कितना होता है, ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनका क्या क्या अलग अलग नाम है। अब हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने टाइप की होती है। डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग टाइप की होती है, मेनली इसके 5 होते हैं, लेकिन मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं, फिर आगे जाकर ये 5 भागों में बढ़ती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की। पहले 2 टाइप ध्यान रखिए, आगे को भूल जाइए आप। 2 टाइप की होती है। पहली है अपनी कणिकामय श्वेताणु। क्या होती है, कणिकामय श्वेताणु। कणिकामय श्वेताणु का मतलब क्या है, जो डब्ल्यूबीसी होगी ना उसके ऊपर छोटी छोटी सी इस प्रकार से कणिकाएं लगी होगी, ग्रेन्यूल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स जिसे बोलते हैं, इस प्रकार की इसके ऊपर क्या होती है, कणिकाएं लगी होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कणिकामय श्वेताणु, ठीक है। और दूसरा जो अपना होता है वो होता है कणिका रहित श्वेताणु। कणिका रहित यानी इसके ऊपर ये कणिकाएं जो होगी वो नहीं होगी। ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट किसी बच्चे को इंग्लिश में समझना है तो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, अग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका मय श्वेताणु यानी जिसमें कणिका होगी, और अकणिका रहित या कणिका रहित श्वेताणु जिसे हम कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कणिकामय श्वेताणु जो है वो 3 टाइप की होती है, और कणिका रहित जिसमें कणिका नहीं होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। कणिकामय तो 3 टाइप की, कौन कौन सी, याद रखिए। पहला है न्यूट्रोफिल। क्या है, न्यूट्रोफिल, हिंदी में भी इसे न्यूट्रोफिल ही कहा जाएगा। न्यूट्रोफिल हिंदी में भी क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल। दूसरा है अपना इओसिनोफिल। क्या होगा, इओसिनोफिल, हिंदी में भी इओसिनोफिल, ठीक है। इंग्लिश में तीसरा जो है वो है अपना बेसोफिल। क्या है, बेसोफिल। पहला न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये 3 टाइप किसके होते हैं,
कणिकामय, जिसके ऊपर कणिका लगी होगी, अभी हम इसमें तीनों में पढ़ेंगे, इनमें कणिकाएं कणिकाएं लगी होती है, ठीक है। और दूसरा जो है अपना कणिका रहित श्वेताणु, कणिका रहित श्वेताणु वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला है एक केंद्रकाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? एक केंद्रकाणु, एक केंद्रकाणु, और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? मोनोसाइट्स। क्या बोलेंगे? मोनोसाइट्स, ठीक है। एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट्स। दूसरा है अपना लसीकाणु, क्या बोलते हैं इसे? लसीकाणु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लिम्फोसाइट्स। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट्स। एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट्स, लसीकाणु, लिम्फोसाइट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि जो WBC, अभी हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा तो अपनी RBC होती है, और सबसे ज्यादा जो है ब्लड के अंदर RBC होती है, RBC सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, पूरा अगर ब्लड की बात करें। अब हम WBC की बात करते हैं। जो WBC होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी कणिका होती है? ये जो पांचों है ना, इन सबको भूल जाओ, ये पांचों को ध्यान में रखो। इन पांचों के अंदर से सबसे ज्यादा कणिका कौन सी होती है? सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा कणिकाएं होती, मतलब सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन होती है? न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा की अगर बात की जाए, किसमें? WBC में, ब्लड में नहीं। ब्लड में तो अपनी RBC होती है, सबसे ज्यादा होती है ना, तो ब्लड में तो सबसे ज्यादा RBC होती है। RBC को हटाओ, अभी सिर्फ हम क्या देखेंगे? WBC। WBC में 5 टाइप की है कोशिकाएं, तो पांचों में से सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो न्यूट्रोफिल होती है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा में न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी होती है? तो इसी का एक पार्ट है, ठीक है, कणिका में का पार्ट है ये। तो सबसे ज्यादा क्या होती है? सबसे कम होती है, सबसे कम, और ये सबसे ज्यादा होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होगी, बेसोफिल सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपना जो ब्लड है उसमें सबसे बड़ी, ओवरऑल अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? अपनी WBC है। अभी भी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, सबसे बड़ी, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, WBC तो है, लेकिन इस WBC में भी सबसे बड़ी कौन सी है इन पांचों में से? तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट्स। कौन सी हो जाएगी? मोनोसाइट्स, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? लसीकाणु। क्या हो जाएगी? लसीकाणु। इसीलिए मैंने इसको इस सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल WBC में। सबसे बड़ी कौन सी है? एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट्स, और सबसे अधिक कौन सी है? एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट्स, और सबसे कम कौन सी है? लसीकाणु या लिम्फोसाइट्स। ये इसके प्रकार होते हैं। अब हमें पढ़ना है एक एक के बारे में। पहले हम कणिकामय को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों के बारे में, फिर इसके बाद में कणिका रहित और इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपना प्लेटलेट्स और रक्त के जो कार्य है वो बचेंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में कर लेते हैं अपन अभी, और फिर अपना जो ये ब्लड का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो कणिकामय श्वेताणु है, जो अपना पार्ट है फर्स्ट WBC का। 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय का मतलब उसमें कणिकाएं उपस्थित होगी कोशिका द्रव्य में, और कणिका रहित यानी कि उसमें कणिकाएं नहीं होगी। तो कणिकामय की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कोशिका द्रव्य में, इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कणिकामय कहा जाता है, ठीक है। कैसी होती है? बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बहुकेंद्रक रूपी? यानी कि इनका जो केंद्रक होगा उसका आकार जो होगा वो अलग अलग होगा। इनके अंदर जो भी केंद्रक होगा उनका आकार जो होता है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग आकार का होता है, वो किसी भी आकार का हो सकता है। इसलिए उस केंद्रक के क्या है? बहुत सारे रूप है, इसलिए उसको कहते हैं बहुकेंद्रक। किसको? इसके केंद्रक को कहते हैं बहुकेंद्रक। और क्योंकि ये इसका केंद्रक है इसलिए इस WBC को या कणिकामय श्वेताणु को क्या कहा जाता है? बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका केंद्रक जो होता है वो अलग अलग आकार का होता है, आकृति का होता है, ठीक है। केंद्रक जो होता है वो कई पिंडों से मिलकर बना होता है। इनका जो केंद्रक होगा वो बहुत सारे अलग अलग पिंड से मिलकर बना होगा, इस प्रकार से, ठीक है। यानी एक पूरा का पूरा एक ही नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग पिंड से जो है इनके, यानी कि कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत सारे खंडों में बटा होता है, ठीक है। अलग अलग पिंड होते हैं, जैसे कि ये कोई केंद्रक है तो इसके अलग अलग पार्ट हो गए, ये अलग अलग पार्ट हो गए, बस, ठीक है। पिंड परस्पर तंतुमय भाग द्वारा जुड़े होते हैं। अगर ये अलग अलग पार्ट है तो इनको जोड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एक तंतुमय भाग आता है इनका इस बीच में,
इस प्रकार से एक संरचना होती है, तंतु जैसी संरचना होती है। तंतु का मतलब धागे के जो तंतु होते हैं वैसी एक संरचना होती है जिनके द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो इसका प्रकार है, अभी हमने इसके प्रकार की बात की थी ना, तो सबसे पहला अपना प्रकार है न्यूट्रोफिल। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में एक विशेषता तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट बनाती है वो यही बनाती है। ठीक है, चलिए इसके जो कण होंगे, देखिए हमने कहा इनके ऊपर कण होते हैं, कणिकामय होती है, तो इनके जो कण होंगे जो कोशिका द्रव्य में होंगे वो अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों, या तो अम्लीय अभिरंजक हो, अभिरंजक का मतलब क्या होता है? रंग देने वाला, किसी को रंग देने वाला, उसको रंगने वाला। ठीक है, तो अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों द्वारा हल्के बैंगनी, कौन से कलर में रखता है ये? हल्के बैंगनी। इसके जो ये जब इनको अभिरंजित करेगा कोई अभिरंजक तो इसके कण कौन से रंग के हो जाएंगे? हल्के बैंगनी अभिरंजित हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं उदासीन रंजी। क्या कहते हैं? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उदासीन रंजी कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक जो होता है, अभी हमने कहा कि बहुत सारे खंडों में बटा होता है, अलग अलग पिंड होते हैं उसके अंदर, तो कितने खंडों में बटा होता है या कितने पिंडों का बना होता है? तो केंद्रक जो होता है वो 2 से 7 पिंडों का बना होता है। इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के जो पिंड है वो जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है इनकी संख्या की बात की जाए तो अभी हमने कहा कि सर्वाधिक संख्या डब्ल्यूबीसी में इन्हीं की होती है। न्यूट्रोफिल की सर्वाधिक संख्या होती है डब्ल्यूबीसी में। कितने प्रतिशत भाग बनाती है? अगर मैं कहूँ कि 100% या 100% डब्ल्यूबीसी को लिया जाए तो उसमें से लगभग कितना 62%, कितना 62% तो केवल यही बनाता है, इसका यही पार्ट बनाता है। कौन? न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी का 62% कौन बनाता है? न्यूट्रोफिल बनाता है, क्योंकि सर्वाधिक संख्या में ये उपस्थित होती हैं। कणों की संख्या तो अधिक होती है, इनके अंदर कणों की संख्या तो है अधिक, लेकिन कण कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। जैसे अपने आरबीसी जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, लेकिन होती कितनी, कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। छोटी होती, छोटे होंगे तभी तो इनके कण ज्यादा होंगे, अगर बड़े होंगे तो फिर तो वो इतनी आ नहीं पाएगी ब्लड के अंदर। ठीक है, तो कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। इनके कण छोटे होंगे, संख्या में अधिक होंगे। ये कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं। देखिए न्यूट्रोफिल जो होगी वो किसी अगर कोशिका में है तो इस कोशिका भित्ति को तोड़कर या इस कोशिका झिल्ली को तोड़कर ये कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी, बाहर से अंदर आ जाएगी, अंदर से बाहर। इस प्रकार ये खेलती कूदती रहती है, अंदर बाहर होती रहती है। ठीक है, और इसी क्रिया को कहा जाता है कोशिका पारण। क्या कहा जाता है? कोशिका पारण। शब्द याद रखिएगा, कोशिका पारण किसे कहा जाता है? कि न्यूट्रोफिल जो होती है एक शैतान कोशिका होती है, जो शैतान कणिका होती है, जो कि किससे? इस कोशिका से, यानी कि कोई भी कोशिका जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगी उसकी भित्ति या उसकी जो झिल्ली होगी उसको तोड़कर या किसी भी तरह से ये अंदर बाहर कूदती रहेगी। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका पारण कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमने डब्ल्यूबीसी जब स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि इनको सैन्य कणिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे को जो बॉडी होती है हमारा जो शरीर होता है उसकी रोगों से रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? रोगों से रक्षा करती है। तो ये भी तो रोगों से रक्षा करती होगी, या ये किस प्रकार से रोगों से रक्षा करती है? क्या करती है? इनका कार्य क्या है? तो देखिए इनका कार्य क्या है कि ये जो है हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, बाहर से कोई जीवाणु हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, और या फिर बाहरी कोई भी पदार्थ हो, एलर्जन के लिए तो अलग कोशिका है खैर, लेकिन फिर भी बाहर से कोई भी पदार्थ हो जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, हमारे शरीर को रोगी बनाने के लिए आ रहा है या हमें बीमार करने के लिए आ रहा है, तो ये उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो ये जो कोशिकाएं होंगी, ये जो न्यूट्रोफिल कणिकाएं होंगी, वो बाहर से कोई भी हानिकारक पदार्थ आने वाले हो, जाए जीवाणु हो या कोई और अन्य पदार्थ हो, तो उनको क्या कर देती है? ये नष्ट कर देती है। तो ये हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल के कार्य और इसके क्या क्या जो फंक्शंस, क्या क्या कार्य है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए अब कणिकामय जो कोशिका है डब्ल्यूबीसी है, उसकी जो 2 कोशिकाएं या 2 कणिकाएं हमारे पास बची है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दूसरी हमारे पास है इओसिनोफिल्स। क्या है? इओसिनोफिल्स। संख्या में अधिक है इसलिए स लगाया है, मतलब एस लगाया है। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तीसरी अपने पास है बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या होती है? देखिए इनके अंदर, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट है, कणिकामय है, कणिकाएं पाई जाएगी, इसलिए इनकी जो कणिकाएं होगी वो अभिरंजित होगी।
किसके द्वारा अभिरंजित होगी? तो गहरे लाल या गुलाबी अभिरंजित कौन सा अभिरंजक है? इयोसिन। नाम याद रखिएगा, इयोसिन जो अभिरंजक है उससे इनकी कणिकाएं जो होती है वो अभिरंजित होती है। ठीक है। केंद्रक कैसा होगा? क्योंकि हमने बात की केंद्रक इनका पिंडों से मिलकर बना होता है, यानी खंडित होता है। बहुत सारे पिंड जो है इसके केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो कैसा होगा? द्विपिंडीय होगा। द्विपिंडीय का मतलब दो पिंडों से मिलकर बना होगा। इसका केंद्रक दो पिंडों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी कोशिका पारण एवं कोशिका भक्षण क्षमता जो होती है वो कम होती है। कोशिका पारण अभी भी हमने पढ़ी। न्यूट्रोफिल क्या करती है? कोशिका जो होती है उसके आर पार घूम सकती है, आर पार आ जा सकती है, इसी को हम कहते हैं कोशिका पारण। और कोशिका भक्षण क्षमता यानी कोशिका को नष्ट करने की क्षमता। कोई भी खराब कोशिका है, डैमेज हो गई है, हमारे शरीर के अंदर कोई कार्य नहीं कर पा रही है, मृत हो गई है, तो उनको भक्षण करने की क्षमता कैसी होती है? इनकी कम होती है। अब ये क्या करती है कि परजीवी संक्रमण एवं कुछ एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी क्या होती है कि जब कोई एलर्जी कारक, जैसे कि किसी को पराग कणों से एलर्जी होती है, किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिससे हमें एलर्जी होती है। वो एलर्जी जब हमें होती है तो क्या होता है? हमारे शरीर पर खुजली चलने लग जाना या फिर रेड स्पॉट्स बनने लग जाना, तो ये होती है एलर्जी। उस टाइम पे इनकी संख्या कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। एंटीहिस्टामिनिक गुण क्या होता है? देखिए, जब हमारे शरीर में कोई भी एलर्जी कारक प्रवेश करेगा, एलर्जी कारक मतलब कि एलर्जी उत्पन्न करने वाला कोई भी कारक हमारे शरीर में जब प्रवेश करेगा तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लीवर के पास जाएगा। लीवर, लीवर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, तो लीवर के पास वो जाएगा। कोई भी एलर्जी कारक आएगा लीवर के पास जाएगा। अब लीवर के अंदर क्या होगा? एक प्रोटीन उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन। क्या कहते हैं? हिस्टामिन या हिस्टेमिन भी बोला जाता है। हिस्टेमिन और हिपेरिन और भी होता है प्रोटीन। तो हिस्टेमिन उत्पन्न होता है, ये प्रोटीन उत्पन्न होता है। और जब ये उत्पन्न होता है तो ये क्या कार्य करता है? हमारे शरीर के अंदर जो है एलर्जी उत्पन्न करता है। मतलब हमारे शरीर में रेड चकत्ते बन जाना, बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स बन जाना, या फिर हमारे शरीर पर खुजली, तो इस प्रकार से जो है ये एलर्जी उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनकी संख्या क्या हो जाएगी? उस समय इनकी संख्या जो है इयोसिनोफिल्स की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये यहाँ पर आकर इनकी जो कोशिकाएं हिस्टामिन का स्रवण कर रही है, हिस्टामिन बढ़ा रही है, उन कोशिकाओं को ये क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। कौन कर देगी? इयोसिनोफिल्स की कोशिकाएं आएगी, इनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। यानी कि हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ये प्रोड्यूस नहीं होगा। जब हिस्टामिन बंद हो जाएगा यानी एलर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुल ये WBC का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? तो 2.5% भाग बनाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे कम होती है बेसोफिल, और ये बीच की होती है। इनका कोई वो नहीं होता है, ज्यादा कम का कोई रेशियो नहीं होता है। ये सिर्फ 2.5% भाग जो है वो बनाती है। WBC को अगर हम 100% ले, 100% ले, उसमें से इनका कितना भाग होता है? 2.5%। इतनी कम होती है, ज्यादा नहीं होती है इनकी संख्या। ठीक है, अब अगर इनकी अधिकता बहुत ज्यादा ही अधिकता हो जाए, बहुत ज्यादा, हाँ एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन इससे भी अगर ज्यादा एलर्जी बिना किसी कारण के भी अगर इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो इनसे एक रोग होता है जिसका नाम है इयोसिनोफिल्स। क्या नाम है? इयोसिनोफिल्स। ये रोग हो जाता है शरीर के अंदर। ठीक है जी, और कार्य क्या है? तो शरीर में प्रतिरक्षण करने का कार्य है। प्रतिरक्षण का मतलब क्या है? रक्षा, रोगों की प्रतिरक्षा करना। कोई भी रोग आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, एलर्जी हो, चाहे कोई रोग हो, विषाणु हो, बैक्टीरिया हो, और मेनली जो है ये प्रोटोजोआ और वायरस। जब प्रोटोजोआ और वायरस जो है, वायरस जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि हम कहते हैं वायरस को, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। जब हमारे शरीर से बाहर रहता है तब तो वो कैसा होता है? निर्जीव होता है। और जब हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रवेश कर जाता है तब जो है वो कैसा हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, या फिर सक्रिय हो जाता है, या फिर सजीव हो जाता है। इस वजह से सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है
तो वायरस को कहा जाता है। अब देखिए, प्रोटोजोआ और वायरस अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको नष्ट करने का काम कौन करती है? इओसिनोफिल्स करती है। कौन करेगी? इओसिनोफिल्स करेगी। ठीक है, तो शरीर में ये क्या करती है? प्रतिरक्षण का कार्य, प्रतिरक्षा यानी इनके प्रति रक्षा करना। ठीक है, कोई भी वायरस आ रहा है, कोई भी प्रोटोजोआ आ रहा है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए या रोग उत्पन्न करने के लिए, तो ये उनसे हमारी क्या करेगी? रक्षा करेगी। तो ये हो गया इनका कार्य। नेक्स्ट है अपना बेसोफिल्स। देखिए, बेसोफिल्स ये क्या, किससे अभिरंजित? देखिए, हमने जितनी भी अभी तक पढ़ी ना, न्यूट्रोफिल हो चाहे इओसिनोफिल्स हो, तो ये किसी न किसी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है। तो ये किसके द्वारा अभिरंजित होती है? तो ये है एक क्षारीय अभिरंजित आता है जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। क्या नाम है? मिथाइलिन ब्लू। इससे ये गहरे नीले अभिरंजित, और कलर कैसा हो जाता है इनका? नीला हो जाता है, नीले अभिरंजित होते हैं। केंद्रक जो होता है वो 2 या 3 पिंडों का बना होता है। इनके अंदर केंद्रक जो होगा वो 2 से 3 पिंड का बना होता है। ये द्विपिंडी होती है, यानी 2 पिंडों का बना होता है। ये 2-3 पिंडों का बना हो सकता है। और हमने कहा था कि ये जो है WBC का सबसे कम पार्ट बनाती है, या हम कहें कि WBC में सबसे कम जो होती है वो यही होती है। कितने प्रतिशत भाग होती है? 0.5%। 0.5% भाग जो है ये बनाती है। सबसे ज्यादा तो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स। तो यहाँ पर हमारी जो कणिकी है या कणिकामय जो WBC है वो इनके 3 प्रकार हमने पढ़े हैं। अगला अब हम पढ़ेंगे कणिका रहित WBC। क्या पढ़ने वाले हैं? कणिका रहित WBC। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कणिका रहित श्वेताणु। कणिकामय श्वेताणु किसे कहते हैं? जिनमें कणिकाएं उपस्थित होती है। कणिका रहित जिनमें कणिकाएं नहीं होगी, मतलब इनको किसी भी अभिरंजक की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। अंडे के आकार का अंडाकार होता है। कणिका आकार कैसा हो जाएगा इसके केंद्रक का? अंडाकार हो जाएगा। और जो इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का। एक फल है सेम, उसके बीज के आकार का इनकी जो आकृति होती है वो होती है। ठीक है, और इनका आकार कितना हो जाएगा? जो कणिका रहित जो श्वेताणु है इनका आकार कितना होता है? तो 8 से 20 माइक्रोमीटर का इनका आकार हो जाता है। अब इसमें भी हमने 2 कोशिकाएं कणिकाएं पढ़ी थी, 2 कोशिकाएं भी कह सकते हैं। सबसे पहला है एक केंद्रकाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? मोनोसाइट। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। किया जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक केंद्रकाणु। एक विशेषता तो पहले ही पढ़ी थी कि ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो WBC की सबसे बड़े आकार की कोशिकाएं कौन सी होती है? एक केंद्रकाणु। देखिए, ब्लड के अंदर अगर बात की जाए, क्वेश्चन आ जाएगी ब्लड की सबसे या रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो WBC। और WBC के अंदर पूछ लिया जाएगी WBC के अंदर भी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मोनोसाइट्स। कौन सी हो जाएगी? मोनोसाइट्स। ठीक है, WBC की भी सबसे बड़ी मोनोसाइट्स, और WBC खुद सबसे बड़ी कणिका होती है रक्त की। ठीक है, आकार कितना होता है इनका? तो 12 से 15 माइक्रोमीटर का आकार होता है किसका? मोनोसाइट्स का। ठीक है, आकृति कैसी होती है? तो सेम के बीज की आकृति का इनका बड़ा केंद्रक होता है। इनका जो केंद्रक होगा वो बड़ा होगा, और सेम की बीज जो होता है उसकी आकृति का इनका केंद्रक होता है। नेक्स्ट है कि ये भक्षणकारी कणिका होती है। भक्षणकारी यानी किसी को नष्ट करना, किसी का भक्षण करना, है ना। भक्षण का मतलब किसी को मारना, किसी को नष्ट करना। तो ये कैसी होती है? भक्षणकारी कणिका होती है। अब क्या होता है कि ये रुधिर से यानी ब्लड से कहाँ चली जाती है? उत्तकों के अंदर, उत्तक में चली जाती है, और वहां जाकर ये बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए इनको बड़ी कोशिका कहा जाता है। वहां जाकर कैसी हो जाएगी? बड़ी सी बन जाएगी ये, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वृहत भक्षकाणु कहा जाता है। वहां पर जाकर इनका आकार बड़ा हो जाता है। रक्त के से कहाँ जाएगी? उत्तक में, और उत्तक में इनका आकार बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इनको क्या कहा जाएगा? वृहत भक्षकाणु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वृहत भक्षकाणु। और यह वृहत भक्षकाणु जो है वो किसी को भी नष्ट कर सकती है। हाँ, यहाँ तक कि ये कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। बाहर से कितना ही बड़ा जो हमारे जीवाणु है या कोई भी अन्य जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोई अगर रोग कारक आ रहा हो तो उसको ये नष्ट कर सकती है। कोशिका को नष्ट करने की क्षमता रखती है ये वृहत भक्षकाणु। अब क्या होता है कि वृहत भक्षकाणु और जो न्यूट्रोफिल हमने पढ़ी थी ना, न्यूट्रोफिल, वो ये दोनों मिलकर क्या करती है? प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती है। प्रतिरक्षा करती है, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में
ये कार्य करती है। एक ये क्या कार्य करती है कि जैसे बचपन के अंदर हमें टीके लगाए जाते हैं, पोलियो का, हेपेटाइटिस का, बहुत सारे हमें टीके लगाए जाते हैं। उन टीकों के अंदर जो वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन में इनका बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छे से कार्य करती है। जब हमें वैक्सीन लगाई जाती है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो हमारे अंदर केमिकल आता है, ये केमिकल क्या करता है, इन केमिकल को ये ग्रहण करती है। कौन ग्रहण करती है? ये मोनोसाइट्स ग्रहण, मोनोसाइट्स और आगे जो हम लिम्फोसाइट्स पढ़ने वाले हैं, ये दोनों का ही मेन कार्य है। ये उनको ग्रहण करती है और उनको मेमोरी के रूप में स्टोर करके रखती है। मेमोरी यानी कि याददाश्त के रूप में, ठीक है। उस जीव के प्रति ये मेमोरी या याददाश्त के रूप में रखती है। जैसे मान लिया कि कोई पोलियो का वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन लगाई, पोलियो का वैक्सीनेशन किया गया, टीकाकरण किया गया, पोलियो की टीका लगाया गया। अब पोलियो का जो एक वायरस होता है, जिसे पोलियो वायरस ही कहा जाता है, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस ही कहा जाता है जिसे। अब पोलियो वायरस क्या करेगा, जब हमारे शरीर में आएगा तो इसने क्या किया, पहले से ही इसका अगर टीका लगाया गया है तो इसकी वैक्सीन या इनकी दवाई जो है वो किसके पास चली गई थी, अपने मोनोसाइट्स के पास या लिम्फोसाइट्स के पास। वो क्या करेगी, इसकी मेमोरी बनाएगी, याद रखेगी, और जब ये पोलियो वायरस इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या कर देगी, इसको नष्ट कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में टीकाकरण बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अगर टीका नहीं लगाया गया बचपन में तो फिर आगे जाकर ये जो बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां हैं वो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुल श्वेताणु का कितना प्रतिशत होती है, तो 5% भाग बनाती है। कुल श्वेताणु की 5% ये इसका पार्ट बनाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो कि इसका लास्ट प्रकार बचा है, इसके बाद में WBC अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कणिका रहित जो WBC है उसका लास्ट प्रकार हमारे पास बचा है लसिकाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लसिकाणु हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। बात करें इनके गुण की कि क्या क्या इनके अंदर होता है, तो केंद्रक तो होता ही, हमें पता है कि WBC में केंद्रक होगा, RBC में केंद्रक नहीं होता है, WBC में होता है। और जो हमारी पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स होती है उसमें भी नहीं होता है। मतलब किसमें होगा केंद्रक, सिर्फ और सिर्फ WBC के अंदर होगा, ठीक है। तो इनमें केंद्रक होगा, और केंद्रक की जो आकार होता है वो किस तरह का होता है, अंडाकार आकार होता है, अंडाकार आकृति का होता है, ठीक है। आकृति इनकी कैसी हो जाएगी, पूरे की गोलाकार हो जाएगी। इससे जो लसिकाणु है उनकी आकृति कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है। और निर्माण कहाँ होता है इनका, तो देखिए थाइमस ग्रंथि और लसिका उत्तक के अंदर इनका निर्माण होता है। किन कोशिकाओं से, तो ऐसी कोशिकाएं जिनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा, सुनिएगा ध्यान से, हमने बात की थी कि सभी जो कणिकाएं होंगी उनका निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा का हो या अस्थि मज्जा का हो, उनके अंदर होता है। तो आप सोचोगे कि भाई इनका निर्माण तो यहाँ हो रहा है, थाइमस ग्रंथि और लसिका ग्रंथि में, नहीं, इनका निर्माण यहाँ हो रहा है। लेकिन कौन सी कोशिकाओं से हो रहा है इनका निर्माण, ऐसी कोशिकाएं जिनका पहले से ही निर्माण कहाँ हो रहा है, हुआ हो, लाल अस्थि मज्जा में। तो यानी कि इनका निर्माण ओवरऑल देखा जाए तो कहाँ हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा में। किन कोशिकाओं में, लाल अस्थि मज्जा की ऐसी कोशिकाएं या ऐसी कोशिकाएं इनके अंदर निर्माण होता है जो कि थाइमस ग्रंथि और लसिका उत्तक में पाई जाती है, उनमें इनका निर्माण होता है। जीवन काल कितना होता है इनका, तो 2 से 100 दिन का जीवन काल होता है, 2 से लगाकर 100 दिन का इनका जीवन काल होता है। WBC का कितना प्रतिशत भाग बनाती है ये, 30% भाग बनाती है। WBC का 30% भाग ये बनाती है। अब देखिए इनमें जो छोटी लसिकाणु और बड़ी लसिकाणु होती है, आकार इनका अलग अलग होता है। तो जो छोटी लसिकाणु होती है वो T कोशिका का निर्माण करती है, और जो बड़ी लसिकाणु होती है वो B कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब T कोशिकाएं और B कोशिकाएं क्या करती है, प्रतिरक्षण का कार्य करती है। अभी मैंने बताया था पहले, इससे पहले, कि ये क्या करेगी, कोई भी वैक्सीन दी हमें और उसका जो केमिकल होगा वो इनके पास जाएगा, ये मेमोरी के रूप में उसको रखेगी, और बाहर से अगर कोई भी उसी जिसकी वैक्सीन हमें लगी है उसका अगर कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु या विषाणु या प्रोटोजोआ, कोई भी कुछ भी हमारे शरीर में आएगा तो ये क्या करेगी, उसको याद करेगी कि हाँ ये वही है, और उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, ठीक है। तो ये हमारा अकणिकीय जो WBC था वो समाप्त होता है, यानी कि पूरा WBC हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब लास्ट हमें पढ़ना है, लास्ट की जो हमारी कणिका बच गई है कौन सी, पट्टिकाणु, या जिसे हम कहते हैं बिंबाणु, और सामान्य नाम है इसका प्लेटलेट, सभी जानते हैं।
इसको भी इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बात करें पट्टिकाणु या बिंबाणु या प्लेटलेट्स, तीनों एक ही होते हैं। और एक कौन सा नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट इसका कौन सा नाम है? तो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम जो है इसका थ्रोम्बोसाइट है। इसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है, बिंबाणु भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? पट्टिकाणु भी कहा जाता है। चलिए, इसके व्यास की बात करें कि इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो व्यास होता है इसका 2 से 4 माइक्रोमीटर का। कितना होगा? 2 से 4 माइक्रोमीटर का। आकृति कैसी होती है? तो अनियमित होती है, कोई आकृति फिक्स नहीं है। डब्ल्यूबीसी की भी कोई आकृति फिक्स नहीं थी, इसकी भी कोई फिक्स नहीं है, अनियमित आकृति का होता है। केंद्रक की बात की हमने, केंद्रक कैसा होता है प्लेटलेट्स में? होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है। सिर्फ और सिर्फ केंद्रक किसमें पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी और जो प्लेटलेट्स होगी उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अच्छा, इनका निर्माण कहाँ होगा? सभी का निर्माण कहाँ होता है? सभी कणिकाओं का निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में। तो इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। संख्या में कितनी होती है? एक वयस्क पुरुष में या महिला में, एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो उनमें इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या बात की थी? आरबीसी जो होती है वो मिलियंस में होती है, ठीक है, करोड़ों में होती है। डब्ल्यूबीसी लाखों में होती है, और सॉरी डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है, 1000 के अंदर। और प्लेटलेट्स होती है लाखों में। तो लाखों में इनकी संख्या होनी चाहिए। कितनी लाख होनी चाहिए? तो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जीवन काल कितना होता है इनका? तो जीवन काल होता है 5 से 7 दिन का। आपकी बुक के अंदर ये लिखा गया है, मैंने इसी को बता रही हूँ कि 5 से 7 दिन का आपके इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। इसका जीवन काल, लाइफ स्पेन जो है वो 5 से 7 दिन का दिया गया है, या लगभग अगर पूछा जाए तो 9 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है, या जीवन काल जिसे कहा जाता है होता है। लेकिन अपने को अगर आ जाए तो क्या लिखना है? 5 से 7 दिन, क्योंकि आपकी बुक में यही लिखा गया है, और जो बुक में लिखा गया है वही राइट होता है, तो आप वही लिखें, ठीक है जी। अच्छा, अब इनकी मृत्यु कहाँ होगी? जीवन होगी तो कोई भी सजीव है वो जिएगा, या उसका जन्म होगा तो उसके बाद उसकी मृत्यु तो निश्चित है ही, मृत्यु तो होगी ही। कहाँ होगी मृत्यु? तो देखिए, यकृत एवं प्लीहा के अंदर इनकी मृत्यु होगी। कहाँ होगी? यकृत और प्लीहा। अच्छा, प्लीहा आपने पहले भी नाम सुना कहीं? हाँ सुना, आरबीसी के अंदर। आरबीसी का भी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, शमशान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान क्या होता है? जहाँ पर कोई भी व्यक्ति होता है, मरने के बाद में उसको ले जाते हैं, दाह संस्कार करते हैं। तो इसका भी यहीं पे मृत्यु हो रही है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्योंकि पट्टिकाणु, बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो है वो भी यहीं पर जाकर इसकी मृत्यु हो रही है। कहाँ हो रही है? प्लीहा के अंदर। और कहाँ होगी? यकृत, यकृत के अंदर इनके मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, सबसे मेन चीज क्या है इसमें? कार्य, फंक्शन। इनके फंक्शन क्या होंगे भैया? क्या कार्य होगा इनका? तो देखिए, सभी बच्चे को पता होगा, कार्य तो बहुत ही फेमस है इसका कार्य, है ना। क्या कार्य होगा इसका पट्टिकाणु या बिंबाणु का? तो रक्त का थक्का बनाना इसका मेन कार्य होता है। क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। थक्का यानी क्लोटिंग करना, क्लोट बनाना, क्लोटिंग करना, ठीक है, क्लोटिंग बनाना या रक्त का थक्का बनाना। अच्छा, रक्त का थक्का क्या होता है? थक्का मतलब जमाना, रक्त को जमाना, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई रक्त का थक्का जमाना तो मतलब ये ब्लड को अपन अपने शरीर के अंदर इसका रक्त का थक्का जम रहा है? नहीं, रक्त का थक्का कभी भी हमारे बॉडी के अंदर कभी भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कभी भी रक्त का थक्का जम गया फिर तो हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त है वो प्रवाहित ही नहीं होगा, पूरे शरीर में ही नहीं फैलेगा, शरीर में नहीं फैलेगा, ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा, क्योंकि रक्त के साथ साथ क्या जाएगी? आरबीसी जाएगी, आरबीसी के साथ साथ क्या जाएगा? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ा होता है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर ये रक्त का थक्का जमाने का काम करेगी फिर तो हमारे शरीर में ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि हमारे शरीर में ब्लड का जो है, ब्लड का, रक्त का थक्का तो जमाता है लेकिन शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर जमाता है। कभी मान लीजिए चोट लग गई, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है बाहर, ठीक है। अब खून ऐसा तो अगर मान लीजिए कि ये चीज नहीं होती है तो खून तो हमारा शरीर का निकलता ही जाता, ठीक है। इससे तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती, तो फिर तो कोई कार्य हो ही नहीं पाता, बिना रक्त के तो कुछ हो ही नहीं पाता है,
ठीक है ना। तो ये क्या करती है कि हमारे शरीर में शरीर के बाहर जो है ब्लड का क्या करती है, थक्का जमा देती है, रक्त का क्या करती है, थक्का जमा देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से सारा रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। कभी भी चोट लगेगी, उसमें ध्यान दीजिएगा आप कि आप देखोगे कि चोट लगने के बाद 5, 7, 10 या 8, 10 मिनट बाद में क्या हो जाता है, वहां पर वो पपड़ी जैसा जम जाता है, थक्का जम जाता है, उसका ब्लड जो है सूख जाता है, जम जाता है। किसने जमाने का काम किया? वो इसी पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स को बोल दो, या क्या कह सकते हैं अपन, बिम्बाणु कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं, इतने सारे ढेर सारे नाम है इनके। तो इनमें से जो है इसी ने क्या किया, रक्त का थक्का जमा कर हमारी जान बचा ली, हमारे शरीर से ब्लड को बाहर जाने से रोक लिया। किसने रोक लिया? थ्रोम्बोसाइट ने। अब इतनी बार मैंने इसके कार्य बता दिए, इसका मतलब आपको यहाँ पर तो याद हो ही गया होगा। ठीक है जी। अब ये हमारा जो ब्लड का जो सबसे बड़ा जो पार्ट था, क्या पार्ट था ब्लड के अंदर? 2 पार्ट थे, प्लाज्मा और रक्त कणिका। ये दोनों पार्ट जो है हमारे खत्म हो चुके हैं। अब ब्लड का कंपोनेंट्स वाला पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब हमें स्टार्ट करना है रक्त के कार्य क्या क्या है। अब बहुत सारे कार्य तो हमने वैसे इनके अंदर ही पढ़ लिए, ठीक है, फिर भी और कार्य पढ़ लेते हैं जो क्योंकि एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रक्त के कार्य, फंक्शन क्या क्या होते हैं ब्लड के। चलिए अब इसका हमारा जो ब्लड है उसका लास्ट टॉपिक बचा है, इसके रक्त के कार्य, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो रक्त है, मतलब रक्त का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी। पहला इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या कार्य है इसका? ऑक्सीजन का परिवहन। याद कीजिए आरबीसी को, आरबीसी लास्ट क्लास में पढ़ा था। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और ऑक्सीजन को बाइंड करके हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसी के साथ साथ ये ऑक्सीजन को क्या करता है? हमारे पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि जहां जहां हीमोग्लोबिन जाएगा वहां वहां ऑक्सीजन जाएगा। हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? जहां आरबीसी जाएगा, और आरबीसी किसके साथ जाता है? रक्त के साथ के। यानी कि रक्त जहां जाएगा आरबीसी वहां जाएगा, आरबीसी वहां जाएगा जहां हीमोग्लोबिन भी उसके साथ जाएगा, और हीमोग्लोबिन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगा। मतलब पूरे शरीर के अंदर क्या करता है? रक्त जो है पूरे शरीर के अंदर घूमता है, तो उसके पूरे शरीर के अंदर जो जब वो घूमेगा तो उसके साथ साथ वो किसको अपने साथ ले जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा। यानी कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका कह लो, प्रत्येक अंग कह लो, प्रत्येक ऊतक कह लो, सभी तक ऑक्सीजन तो चाहिए। प्रत्येक कोशिका को हमारे ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हुई, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो वो कार्य करना बंद कर देगी, और कार्य करना बंद किया तो फिर तो कोई भी शरीर जो है वो अपना संतुलन खो देगा, कार्य करना ही बंद कर देगा, इससे मृत्यु हो जाएगी। तो कोशिका तक जो है, प्रत्येक कोशिका तक रक्त जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को साथ बांधेगा और आरबीसी को भी अपने साथ ले जाएगा रक्त, और आरबीसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी चला जाएगा। तो प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक अंग तक जो है ऑक्सीजन रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जब हम भोजन करते हैं तब क्या होता है? ग्लूकोज लेते हैं हम, और जब ऑक्सीजन लेते हैं हमारे शरीर में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पाचन की क्रिया या जो श्वसन की क्रिया होगी तब हम पढ़ेंगे उसके अंदर कि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे बाहर निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में बना है उसको वापस कहाँ तक ले जाना है? फेफड़ों तक ले जाना है, फिर फेफड़ों से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे यानी कि फेफड़ों के अंदर भी कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? रक्त ही लेके आएगा, क्योंकि रक्त क्या करता है? उसको रक्त जो है, रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को तो बाइंड करता ही है, इसके साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ता है, और इस तरह से वो फेफड़ों तक लाकर फिर शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है जी। दूसरा है खाद्य पदार्थों का वितरण। वितरण यानी कि प्रत्येक कोशिका तक भोजन को पहुंचाना। सारी कोशिकाएं इतनी मेहनत करती है बेचारी पूरे दिन भर, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए और उनको भोजन भी चाहिए। अब भोजन जो है वो कोई ना कोई लेके तो जाएगा ना।
अब हमने परिसंचरण तंत्र की परिभाषा पढ़ी तब हमने क्या देखा था, ऐसा तंत्र जो सभी पदार्थों को बॉडी के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करे परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और क्योंकि ये कार्य कौन करता है, रक्त करता है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। कुल मिला के ये कार्य तो हमने उसी के अंदर पढ़ लिए थे, बस अब डिटेल से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का वितरण यानी कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक अंग तक ले जाने का काम भी कौन करेगा, रक्त करेगा। रक्त जो है, रक्त के अंदर वो खाद्य पदार्थ घुलेंगे, मिलेंगे और वो प्रत्येक पार्ट तक इसको ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दैहिक ताप का नियमन। हमारे शरीर के अंदर जो तापमान होता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो इसका तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है, रक्त ही करता है। हमारे शरीर के तापमान को निश्चित कौन बनाए रखेगा, रक्त बनाए रखेगा, ठीक है। दूसरा है हार्मोन का संवहन, हार्मोनों का भी संवहन करता है ये। हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां, ग्रंथियों का भी अपना पार्ट है इसके अंदर, 12th के अंदर ग्रंथियों का जो पार्ट है हम पढ़ेंगे, उनसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है, या उनके संवहन का काम कौन करता है, तो ब्लड उनके संवहन का काम करता है। नेक्स्ट है रोगों से बचाव। अब रोगों से बचाव तो अभी भी हमने पढ़े, डब्ल्यूबीसी के कार्य जब पढ़े ना हमने, डब्ल्यूबीसी को पढ़ा। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, हमारे शरीर की सैनिक कणिका, या इसको फाइटर सेल भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड कोशिका कहा जाता है। बॉडीगार्ड क्या काम करता है, किसी की रक्षा करने का काम करता है। सैनिक क्या काम करते हैं, हमारे देश के जवान क्या काम करते हैं, हमारे देश की रक्षा करने का काम करते हैं। तो ये भी हमारी सैनिक कणिका है हमारे शरीर की। अगर ये नहीं होगी तो हमारे बहुत सारे रोग जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग कारक प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं और फिर तो व्यक्ति के बचने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों से बचाव करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड क्यों करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। और डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे शरीर की सैनिक कणिका है, जो कि हमारे शरीर में आने वाले जितने भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का मतलब रोग कारक जो होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, जैसे वायरस हो गया, जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, एलर्जी कारक कुछ हो गए, तो उन सभी को क्या करता है, ये नष्ट करता है। कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। और डब्ल्यूबीसी किसमें होती है, ब्लड। तो ओवरऑल ब्लड का काम हो गया ना, ये क्या काम हो गया, रोगों से बचाव करने का, रोगों से बचाने का। नेक्स्ट है चोट की मरम्मत। देखिए चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत भी कौन करता है, तो उसकी चोट की मरम्मत करती है अपनी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, हमारी चोट लगने पर चोट की मरम्मत करती है। अगर उसकी मरम्मत नहीं करेगी तो वो चोट जो है वो वैसी की वैसी रह जाएगी, मतलब हमारा जो दर्द है वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, ठीक है। तो चोट की मरम्मत का कार्य भी कौन करती है, अपनी डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्य क्या हो गया इसका, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का कौन बनाता है, अभी अभी पढ़ा हमने, प्लेटलेट्स बनाती है ना, बिम्बाणु प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं, या फिर थ्रोम्बोसाइट जिसे बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाती है। अगर चोट लग जाए तो हमारे शरीर से रक्त जो है कोशिकाओं से बाहर बहने लगेगा। अब जब वो बाहर बहने लगेगा और अगर उसका रक्त का थक्का नहीं जमा, इसका मतलब क्या है कि अगर रक्त का थक्का नहीं जमा तो सारा शरीर का सारा जो ब्लड होगा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो इतने सारे काम हो पाएंगे क्या, अगर ब्लड नहीं होगा तो ये जो कार्य है हम पढ़ रहे हैं वो हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो शरीर व्यक्ति की जो है वो अपने आप ही मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए कुछ ऐसी चीज होना चाहिए जो इस ब्लड को रोक दे, इस ब्लड को क्या करे, शरीर के अंदर रोक दे। और शरीर के अंदर रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जमना पड़ेगा या इसको जमाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी मान लीजिए नाली टूट गई है, उससे पानी बाहर निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज जमा देते हैं, पत्थर डालो या ईंट डालो कुछ भी, ताकि पानी जो है बाहर नहीं निकले। तो ये भी क्या करेगा, रक्त को यहाँ पर जमा देगा। कौन जमाएगी, प्लेटलेट्स जमाएगी। प्लेटलेट्स के अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे फाइब्रिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन, इस प्रकार के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, ठीक है, जो कि रक्त को बाहर नहीं जाने देंगे, रक्त को वहीं पर रोक लेंगे, ठीक है जी। तो रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। और प्लेटलेट्स किसमें होती है, प्लेटलेट्स किसमें होती है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड एक तरह का क्या कर रहा है, रक्त का थक्का जमाने का काम खुद ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में आवश्यक नहीं होते हैं और उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, वरना वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ,
ठीक है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, अपचित भोजन हो गया, ठीक है, अपशिष्ट जो हमारे शरीर में जो भी चीजें बनेगी वो, तो वो सारी की सारी क्या होती है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उनको हमारे शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है। उसका काम कौन करेगा, रक्त करेगा। कैसे करेगा, ध्यान दीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा खाद्य पदार्थों का वितरण सभी जगहों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि इसके अंदर सारी जो चीजें होगी वो घुल मिल जाएगी। हमारे शरीर में जितने भी कंपोनेंट्स, जितना भी जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, कोई भी कुछ भी हो, वो सब रक्त के अंदर मिल रहा है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ जो होंगे वो रक्त के अंदर मिल जाएंगे। उनको कहाँ तक लाना है, चाहे हमारे मलाशय बोलो, हम जहाँ मल एकत्रित होता है, या वृक जिसके अंदर, जैसे हम यूरिया की बात करें, यूरिया है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये भी उनको वृक तक ले जाने का, वृक यानी किडनी से छनकर वो बाहर निकलते हैं ना अपशिष्ट पदार्थ, तो वहां तक ले जाने का, जहां जहां उनको पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये ब्लड ही करता है। ये ब्लड ही सभी काम करता है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करेगा, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालेगा, मतलब शरीर से डायरेक्ट उसको बाहर नहीं निकालेगा, उन अंगों तक पहुंचाएगा जो अंग उनको बाहर निकालने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जल का संतुलन। अब ये क्या करेगा, हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का भी काम करेगा। जल हमें जरूरी है, हमारे जल जो है हमारा, हम क्या कहते हैं, जल ही जीवन है। हमारे शरीर के लिए जल बहुत आवश्यक है, पीना जरूरी है, लेकिन जल की जब अधिक मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे शरीर से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। और जल के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं वो जल के अंदर ही मिले होते हैं। जब हम जल पीते हैं तो उनको भी शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो काम कौन करेगा, ये करेगा। कौन करेगा, ब्लड करेगा। क्या करेगा, उस जल को, अधिक जल को वृक तक पहुंचाएगा। वृकों में इनका जो छानबीन होगी, जो भी हम किडनी का कार्य पढ़ेंगे, किडनी के फंक्शन देखेंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें देखेंगे हम कैसे क्या कार्य करता है। तो वो ब्लड को वहां तक पानी को पहुंचाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो उसमें घुलेगा, और उनको भी वो यूरिया के थ्रू बाहर निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोगों का निदान। लास्ट अपना पॉइंट है रोगों का निदान। चाहे किसी इंसान को, किसी को भी कोई भी बीमारी हो जाती है, कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड का सैंपल लेता है, सैंपल लिया और उसको चेक करेगा, भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो जो भी होगी उनकी क्रियाएं वो करेंगे। यानी कि ब्लड के थ्रू अपन रोगों का निदान कर सकते हैं, रोग का पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस ब्लड के अंदर, ठीक है, कौन सा रोग हो गया है इस व्यक्ति को, उसका पता लगा देंगे तो उसकी दवाई जब देंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी कि रोगों का निदान भी किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। रोगों का निदान करता है, रोग बीमारियों का पता लगाकर उनका उपचार किया जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है जी। तो ये अपने हो गए रक्त के कार्य। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, हमने ब्लड को जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा इसके आगे जो है कुछ भी पार्ट ब्लड का आई थिंक नहीं बचा है। अगर कोई बाई चांस रह गया होगा तो अपन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना, वैसे तो रक्त के कंपोनेंट्स और कार्य हुए हैं अभी तक, तो क्योंकि अभी हमें वो पढ़ना है ब्लड ग्रुप, ठीक है, रक्त स्कंदन, वो सारी चीजें भी पढ़नी है। तो पूरी तरह से तो रक्त खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसका कार्य और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। मेजर पार्ट जो था वो खत्म हो गया है। इसके अंदर आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वैसे तो डाउट्स के लिए हमने कोई छोड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को और क्लासें नहीं मिल पा रही है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, उसमें सारे आपको सभी विषय की सारी क्लासें जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू।